Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी बेसिकली साइंस ऑफ हियरिंग, इट्स मैकेनिज्म एंड ऑडिटरी पाथवे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्पेशल साइंसेस फिजियोलॉजी। एंड हम जो कंटेंट डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो, all that would be related to the Guyton Hall physiology. It means that after this video आपका जो गाइटन का मोस्ट ऑफ द पोर्शन है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि हियरिंग बेसिकली क्या है। हियरिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें साउंड वेव रिसीव होती हैं, फिर वो ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, मीन सबसे पहले आउटर ईयर, फिर मिडिल ईयर, देन इनर ईयर, इस तरह से इनकी ट्रांसमिशन होती है। एंड उन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग हियरिंग प्रोसेस। देन उनकी बेसिकली इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है, एंड इन द ब्रेन। ठीक है, एंड हमें पता चलता है कि भाई ये किस किस्म का साउंड है। ठीक है, उसके बाद साउंड क्या है। साउंड बेसिकली एक वो स्टिमुलस है, या आई वुड से साउंड एक वो मैकेनिकल वाइब्रेशन है जो किसी मीडियम से ट्रेवल करती है, लाइक दिस एयर, फ्लूइड और सॉलिड। ठीक है, तो इन मीडियम्स में से साउंड ट्रेवल करता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड के कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं व्हिच आर रिटन हियर, एंड दीज आर व्हिच वन, दीज आर द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, क्वालिटी। ठीक है, frequency you know okay, that is measured in hertz. I know this is very basic content but you have to remember. ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी पिच ऑफ द साउंड को डिटरमिन करती है। ठीक है, देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज बेसिकली दैट इज द इंटेंसिटी, जिसको हम समटाइम एनालोगस लेते हैं टू द लाउडनेस, जिसको हम मेजर करते हैं डेसिबल्स के अंदर। ठीक है, एंड यू नो के हमारी इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स के ऊपर। ठीक है, देन देयर इज द टिम्बर और क्वालिटी which is distinguishing the different types of sounds. ठीक है, अगर आप मतलब अपने घर में हैं, ठीक है, तो अगर आप एक क्लोज रूम में भी हैं तो क्लोज रूम में होते हुए आप पहचान सकते हो कि भाई घर के बाहर कौन बात कर रहा है। सिस्टर बात कर रही है, ब्रदर बात कर रहा है, ठीक है, अम्मी बात कर रही है। तो यू कैन डिस्टिंग्विश देयर साउंड्स, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द टिम्बर और क्वालिटी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द ईयर। तो ईयर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यू नो, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। हमने ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, बट अभी हमने वंस अगेन ये चीज़ डिस्कस करनी है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में हमारा ऑरिकल और पिन्ना आता है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आता है जिसको हम एक्सटर्नल अकस्टिक मीएटस भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, साउंड वेव्स की कलेक्शन। ठीक है, एंड साउंड वेव को टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम तक पहुंचाना। ठीक है, हमने ये चीज़ें बहुत डिटेल में, ठीक है, डिस्कस की हुई हैं बेसिकली एनाटॉमी के अंदर, एंड साथ में इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। एंड दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, तो इनके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है एंड उनको ट्रांसमिट करता है अप टू दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। एंड यू नो के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम इज ए पार्ट ऑफ मिडल ईयर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम मिडल ईयर का डिस्कस करते हैं ना, तो हमने तीन चीज़ों के साथ एफिलिएटेड होना पड़ता है। एक हमारा बेसिकली ईयर ड्रम या बेसिकली हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दूसरा बेसिकली हमारे ईयर ओसिकल्स। ठीक है, एंड थर्ड वन बेसिकली विच इज़ इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मिडल ईयर, दैट इज द एस्ट्रेचन ट्यूब। ठीक है, तो जब भी हमने डिस्कस करना होता है अबाउट द मिडल ईयर, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लाजमी डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है, इस स्लाइटली साउंड को एम्पलीफाई भी करता है। बेसिकली जो मेन एम्पलीफिकेशन है वो तो मिडिल ईयर में होती है, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ बेसिकली ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स की मदद से एम्पलीफिकेशन होती है, बट स्लाइटली एम्पलीफिकेशन कैन बी डन बाय द एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर आल्सो हेल्प्स इन साउंड लोकलाइजेशन। ठीक है, तो आफ्टर द एक्सटर्नल ईयर देयर इज एन अदर ईयर दैट इज बेसिकली मिडिल ईयर। सो नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दैट, देयर इज द बेसिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम, जिस पे हमारे साउंड वेव्स स्ट्राइक करती हैं, यानी ये वाइब्रेट करती है। ठीक है, उसके बाद मिडिल ईयर में हमारे ईयर ऑसिकल्स आ जाते हैं, व्हिच आर द मैलियस, इनकस एंड स्टैब्स। एंड थर्ड वन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ आवर मिडिल ईयर, दैट इज द एस्ट्रेचन ट्यूब। उसके बाद अब बात करते हैं कि हमारे मिडिल ईयर के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सो मिडिल ईयर जो है ना, ये बेसिकली साउंड की वाइब्रेशंस को पहुंचाती है अप टू द इनर ईयर और इंटरनल ईयर, एंड मेन एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड इज डन इन द मिडिल ईयर। ठीक है, एंड हाउ मच अबाउट दिस एम्पलीफिकेशन इज डन, तो याद रखना मिडिल ईयर के अंदर जो साउंड की एम्पलीफिकेशन होती है दैट इज अबाउट 20 to 30 टाइम्स।
ठीक है, इतनी एम्पलीफिकेशन होती है मिडिल ईयर के अंदर साउंड की। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मिडिल ईयर इज दैट कि मिडिल ईयर बेसिकली मैच करता है इम्पेडेंस बिटवीन एयर एंड फ्लूइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपसे वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, होता क्या है, ये जो हमारे साउंड है, ठीक है, ये साउंड हमें कहाँ से रिसीव होता है? साउंड हमें रिसीव होता है एयर से, ठीक है। एंड वो साउंड बेसिकली अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है? साउंड अल्टीमेटली जाता है हमारे इनर ईयर में, सबसे पहले एक्सटर्नल में, देन मिडिल में, एंड अल्टीमेटली इस साउंड ने आना है कहाँ पे? इंटरनल ईयर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब साउंड आया एयर से, एंड यू नो कि एयर जो है दैट इज दी, आई वुड से, लाइटर मीडियम, ठीक है। एयर की डेंसिटी कम होती है, दैट्स व्हाई एयर इज द लाइटर मीडियम, ठीक है। एंड एयर के अंदर कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। एयर के अंदर कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। अब ये साउंड कहाँ पे आ रहा है? इंटरनल ईयर के अंदर। एंड यू नो कि इंटरनल ईयर के अंदर बेसिकली क्या होता है हमारे पास? एक तो होती है कोक्लिया, ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास क्या होता है? वेस्टिबुलर सिस्टम, ठीक है। एक होती है कोक्लिया which is the organ of hearing, एंड दूसरा होता है वेस्टिबुलर सिस्टम which is the organ of the balance, ठीक है। वेस्टिबुलर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है। अच्छा, तो अब देखें है क्या कि इस साउंड ने एयर से आना है कहाँ पे? कोक्लिया में। एंड यू नो कि कोक्लिया इज फिल्ड विद व्हाट? कोक्लिया इज फिल्ड विद वाटर, नॉट अ वाटर बट फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज कोक्लियर फ्लूइड, ठीक है। दैट इज नोन एज कोक्लियर फ्लूइड। तो अल्टीमेटली इस साउंड ने, साउंड वेव्स ने एयर से आना है कहाँ पे? इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर मीन्स दैट कोक्लिया, कोक्लिया मीन्स दैट कोक्लियर फ्लूइड। तो हमारा बेसिकली कंक्लूजन पॉइंट ये है कि हमारा साउंड एयर से डायरेक्ट आता है कोक्लियर फ्लूइड में। अच्छा, अब मसला क्या होता है? मसला ये है कि एयर इज द लाइटर मीडियम, इसकी डेंसिटी बहुत कम है। इसके कंपैरिजन में जो हमारा कोक्लियर फ्लूइड है, दिस इज द डेंसर मीडियम बिकॉज दिस इज द लिक्विड मीडियम, एंड यू नो कि एयर के कंपैरिजन में हमारे फ्लूइड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, तो अब देखिए होना क्या चाहिए कि जब एयर एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल ईयर में जाएगी तो एक इंटरनल ईयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ कोक्लियर फ्लूइड। तो होना ये चाहिए कि बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी वो साउंड वेव्स वापस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए टुवर्ड्स द एक्सटर्नल ईयर। इट मीन्स दैट जो हम साउंड वेव्स कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो इस हाई डेंसिटी की वजह से नॉर्मल ये होना चाहिए कि सारी साउंड वेव्स वापस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस। अच्छा, बट होता क्या है, जो हमारा मिडिल ईयर है ना, अब वो काम करता है। वो काम क्या करता है कि जो बेसिकली मिडिल ईयर है वो साउंड की एक तो एम्पलीफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी कितनी बढ़ाता है? साउंड को तकरीबन 20 to 30 टाइम्स एम्पलीफाई करता है। तो इससे तो ये होता है कि साउंड वेव्स बहुत तेज़ी से जाती हैं। जब वो बहुत तेज़ी से जाती हैं तो इनका रिफ्लेक्शन का चांस बहुत कम हो जाता है। एंड साथ में जो हमारे बेसिकली ऑसिकल्स हैं, ऑसिकल्स साउंड का प्रेशर भी बढ़ा देते हैं। जब साउंड का प्रेशर भी बढ़ गया, साउंड की एम्पलीफिकेशन भी बढ़ गई, तो इससे ये होता है कि जो रिफ्लेक्शन है ना वो बिल्कुल 0% होती है। तो इससे ये होता है कि हम सुन सकते हैं, साउंड वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज डन बाय मिडिल ईयर, सो दैट्स व्हाई मिडिल ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पेडेंस मैचिंग। इम्पेडेंस मैचिंग मीन्स ये बेसिकली क्या करता है? साउंड की मैचिंग करवाता है बिटवीन एयर एंड फ्लूइड। अगर ये प्रोसेस ना होता ना, तो ये होता कि हम जो भी साउंड वेव्स अपने ईयर में लेके जाते ना, तो वो सारी रिफ्लेक्ट बैक हो सकती थी। उसके बाद हमारे बेसिकली मिडिल ईयर के अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। उस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को हम बेसिकली कहते हैं अकस्टिक रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं? अकस्टिक रिफ्लेक्स। अच्छा, अकस्टिक रिफ्लेक्स, हाउ दिस इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। इसको हम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो हमारा रिफ्लेक्स है ना, ये हमारे ईयर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द लाउडर साउंड्स, फ्रॉम द लाउडर साउंड्स। लाउडर साउंड से ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है स्पेशली हमारे इंटरनल ईयर को। देखिए, इसमें होता क्या है कि जब साउंड बहुत ज़्यादा लाउड आता है ना, तो इससे ये होता है कि जो हमारी मिडिल ईयर की दो मसल्स हैं, कौन कौन सी? टेंसर टिम्पेनी एंड साथ में स्टेपिडियस मसल। तो टेंसर टिम्पेनी एंड स्टेपिडियस मसल ये दोनों हो जाती हैं टाइट, ये दोनों टाइट हो जाती हैं। जब ये टाइट हो जाती है ना, तो जो हमारे ईयर ऑसिकल्स हैं इनकी वाइब्रेशन थोड़ी सी कम होती है। जब इनकी वाइब्रेशन कम होती है ना, तो इससे हमारा जो इंटरनल ईयर है या इनर ईयर है वो बेसिकली डैमेज से बच जाता है। हमारा इंटरनल ईयर डैमेज से बच जाता है। So this is the acoustic reflex which is generated by middle ear with the help of two muscles, and these muscles are tensor tympani and stapedius muscles. These muscles become the tight in response of the louder sounds, and result is that a ear ossicles vibrate somewhat slowly. Then our internal ear would be protected from the louder sounds. ठीक है, अब हम आते हैं बेसिकली इनर ईयर के ऊपर।
ठीक है। तो पहले हम इसको थोड़े से सेपरेट पेज पे समझ लेते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, अगर हम इनर ईयर की बात करते हैं ना, अगर हम इनर ईयर की बात करें तो इनर ईयर के बेसिकली, इनर ईयर है क्या? इनर ईयर बेसिकली एक फ्लूइड फिल्ड सिस्टम है। इनर ईयर हमारे ईयर का एक फ्लूइड फिल्ड सिस्टम है। इनर ईयर के दो मेन फंक्शंस होते हैं जो आपने लाजमी याद रखने हैं। एक इसका फंक्शन होता है हियरिंग, ठीक है, एक इसका फंक्शन होता है हियरिंग, एंड इसका जो दूसरा फंक्शन होता है वो है बैलेंस मेंटेन करना या बैलेंसिंग करना। दैट इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल ईयर और इनर ईयर। अच्छा, अब बेसिकली हियरिंग के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है इनर ईयर का, दैट इज द कोक्लिया, दैट इज द कोक्लिया, ठीक है। एंड बैलेंसिंग के लिए जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है हमारे इनर ईयर का, दैट इज द वेस्टिब्यूलर apparatus, दैट इज द वेस्टिब्यूलर apparatus। तो इट मीन्स दैट ओवरऑल हमारे इनर ईयर के दो मेन पार्ट्स हैं। एक पार्ट है कोक्लिया, दूसरा पार्ट है वेस्टिबुलर apparatus। कोक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड वेस्टिबुलर apparatus इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। अच्छा, अगर हम कोक्लिया की बात करते हैं ना, कोक्लिया बेसिकली एक स्नेल की तरह स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली स्नेल की तरह स्पाइरल स्ट्रक्चर है। हम इसको डायग्राम में देखेंगे, स्नेल की तरह एक स्पाइरल स्ट्रक्चर है व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग पर्पस। अच्छा, इस कोक्लिया के अंदर दो किस्म के फ्लूइड्स होते हैं। एक फ्लूइड होता है जिसको हम बेसिकली कहते हैं पेरीलिम्फ, एंड इसके अंदर जो दूसरा फ्लूइड होता है ना उसको हम कहते हैं व्हाट, उसको हम बेसिकली कहते हैं एंडोलिम्फ, इसको हम बेसिकली एंडोलिम्फ कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर टू फ्लूइड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दी कोक्लिया। अच्छा, फ्लूइड के बाद हमारे कोक्लिया के अंदर तीन चैम्बर्स होते हैं। कोक्लिया के अंदर तीन चैम्बर्स होते हैं, एंड वो तीन चैम्बर्स कौन से हैं? यू हैव टू रिमेंबर दैट कोक्लिया के अंदर तीन चैम्बर्स होते हैं, एंड वो तीन चैम्बर्स कौन से हैं? तो याद रखना, एक चैम्बर है जिसको हम कहते हैं स्केला वेस्टिब्यूलाe, स्केला वेस्टिब्यूलाe, दूसरा स्केला मीडिया, दूसरा स्केला मीडिया, एंड जो तीसरा चैम्बर होता है हमारे कोक्लिया का, दैट इज स्केला टिम्पैनी, दैट इज द स्केला टिम्पैनी। हम इनको डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने लाजमी याद रखनी है, इन चैम्बर्स के बीच में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। क्या कहते हैं? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। एंड ये जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है ना, दिस इज द मेन हियरिंग ऑर्गन, दिस इज द मेन हियरिंग ऑर्गन, ठीक है। तो इन चैम्बर्स के बीच में ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होते हैं, ठीक है। उनको डायग्राम में देखते हैं हम। वो बेसिकली क्या है? मेन हियरिंग ऑर्गन है। उसके बाद जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम है, इसका काम क्या है? बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना, बॉडी की पोजीशन को सेंस करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ वेस्टिबुलर apparatus। इस वेस्टिबुलर apparatus के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, एक होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, एंड इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है बेसिकली कौन सा? यूट्रिसल एंड सैक्यूल, यूट्रिसल एंड सैक्यूल, ठीक है। ये जो हमारा बेसिकली सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, यह बेसिकली कौन सी चीज़ डिटेक्ट करता है? तो याद रखना, सेमी सर्कुलर कैनाल्स बेसिकली डिटेक्ट करते हैं रोटेशनल मूवमेंट को। किसको? जब हम हेड घुमाते हैं, ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट करवाते हैं अपने हेड की, सो दैट रोटेशनल मूवमेंट इज डिटेक्टेड बाय सेमी सर्कुलर कैनाल। उसके बाद जो हमारे यूट्रिसल एंड सैक्यूल होते हैं ना, ये बेसिकली डिटेक्ट करते हैं स्ट्रेट मूवमेंट को। जब हम बेसिकली ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, ठीक है, झुकते हैं, सो दीज पोजिशंस आर डिटेक्टेड बाय यूट्रिसल एंड सैक्यूल। अच्छा, अभी आप इस डायग्राम में देखें जिसमें हम अभी एक्सटर्नल ईयर से स्टार्ट करते हैं। वैसे हम अभी इनर ईयर को डिस्कस करें, बट आप इस डायग्राम में देखें, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर। अच्छा, अब देखें, दिस इज अवर एक्सटर्नल ईयर, दिस इज अवर एक्सटर्नल ईयर। इस एक्सटर्नल ईयर के दो पार्ट्स हैं। ये जो आपको एक पार्ट नज़र आ रहा है, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल पिना, ठीक है, दिस इज द पिना। और उसके बाद एक्सटर्नल ईयर का दूसरा पार्ट आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज द एक्सटर्नल अकस्टिक मीएटस, या जिसको हम ऑडिटरी मीएटस भी कहते हैं। तो यहाँ तक जो हमारा बेसिकली एक्सटर्नल ईयर है ना, ये कंप्लीट होता है बाय द पिना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस।
देन अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मिडिल ईयर। दिस इज अवर द पोर्शन ऑफ द मिडिल ईयर। इस मिडिल ईयर में क्या है, मिडिल ईयर में दो चीज़ें होती हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी हम मिडिल ईयर को डिस्कस करते हैं, एक हमारे पास आ जाता है ईयर ड्रम, या जिसको हम बेसिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस इज द ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मिडिल ईयर के अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, दीज आर दी ईयर ऑसिकल्स। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, दीज थ्री बॉन्ड्स आर व्हाट, दीज आर दी ईयर ऑसिकल्स। इसमें हमारे पास मेलस, इनकस एंड स्टेप्स, ये तीनों बॉन्ड्स आ जाते हैं हमारे मिडिल ईयर के अंदर। ठीक है, सो दिस इज दी पोर्शन ऑफ द मिडिल ईयर, दिस इज दी पोर्शन ऑफ द मिडिल ईयर। उसके बाद दिस इज दी हमारा इनर ईयर। ठीक है, दिस इज द इनर ईयर। अच्छा, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर बोथ आर प्रेजेंट इन द टेम्पोरल बोन। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये चीज़ मैंने आपको एनाटॉमी में बताई है कि जो हमारा मिडिल ईयर है ये मौजूद होता है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल के अंदर। ठीक है, एंड दिस इज इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था। एक जो आपको बेसिकली दिस स्पाइरल स्ट्रक्चर, स्नेल की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस इज नोन एज कोक्लिया। दिस इज नोन एज कोक्लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है इनर ईयर का, दिस वन पार्ट, इसको मैं और मजीद हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस पार्ट इज नोन एज वेस्टिब्यूलर एपरेटस। दिस पार्ट इज नोन एज वेस्टिबुलर एपरेटस। एंड मैंने आपको बताया था कि वेस्टिबुलर एपरेटस में हमारे पास होते हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। देखें, 1 2 3। तो वेस्टिबुलर एपरेटस में 3 हमारे पास होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और क्या होता है वेस्टिबुलर एपरेटस में, दिस वन दैट इज नोन एज यूट्रिसल एंड सेक्यूल, दैट इज नोन एज यूट्रिसल एंड सेक्यूल। एंड आई हैव टोल्ड यू कि जो हमारा बेसिकली कोक्लिया है दैट इज द मेन हियरिंग साइट, that is the main hearing site। and जो हमारा basically this vestibular apparatus है, this is responsible for balancing of the body। and I have told you कि भाई बेसिकली जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ रोटेशनल मूवमेंट। एंड हमारा जो बेसिकली यूट्रिसल एंड सेक्यूल है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड कोक्लिया व्हिच इज अगेन द पार्ट ऑफ इनर ईयर, दैट इज द मेन ऑर्गन ऑफ हियरिंग। इट मीन्स दैट अगर मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करूँ ना, तो अगर आप कोई म्यूजिक सुनते हो, अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो म्यूजिक सुनने के टाइम इनर ईयर का जो पोर्शन काम करता है ना, दैट इज द कोक्लिया। अच्छा, उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल्स, मैंने आपको क्या बताया कि ये रोटेशनल मूवमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं। इट मीन्स दैट अगर आप किसी चेयर पे बैठे हो, ठीक है, एंड आप गोल घूम रहे हो, जैसे मतलब चेयर्स होती हैं, ठीक है, जिन पे आप रोटेट कर सकते हो। तो अगर आप किसी चेयर पे बैठे हो एंड आप गोल घूम रहे हो, उसके ऊपर रोटेट कर रहे हो, तो दैट रोटेशन is detected by these semicircular canals which are 3 in number। स्ट्रेट मूवमेंट को कौन डिटेक्ट करता है हमारे पास, यूट्रिसल एंड साइकिल। इट मीन्स दैट जब आप किसी कार में ड्राइव करते हो, तो कार में ड्राइव ले रहे हो आप स्ट्रेट जा रहे हो, सो दैट स्ट्रेट मूवमेंट इज डिटेक्टेड बाय यूट्रिसल एंड साइकिल। ठीक है, सो दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ द अवर ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा कोक्लिया होता है ना, इसके 3 चैम्बर्स होते हैं। एक चैम्बर होता है दैट इज नोन स्केला वेस्टिबुला, दूसरा चैम्बर होता है स्केला मीडिया, एंड इसका तीसरा चैम्बर होता है स्केला टिम्पैनी। ठीक है, इस कोक्लिया के 3 चैम्बर्स होते हैं, स्केला वेस्टिबुला, ये यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी। ठीक है, एंड मैंने आपको बताया था कि इन चैम्बर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। यहाँ पे देखें आप, दिस इज नोन एज ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। एंड ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, दीज आर दिस हेयर सेल्स। ठीक है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हमारा बेसिकली ईयर जो है वो ईयरिंग करता है, तो स्पेसिफिकली ईयरिंग इज डन बाय इनर ईयर। इनर ईयर में आते हैं तो हियरिंग इज डन बाय कोक्लिया। अगर हम कोक्लिया में आते हैं तो हियरिंग इज डन बाय ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। एंड ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में हियरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ दीज हेयर सेल्स। जब भी साउंड इनर ईयर तक पहुंचता है, कोक्लिया तक आता है, कोक्लिया से ऑर्गन ऑफ कोर्टाई तक आता है, तो ड्यू टू साउंड ये जो हमारे हेयर सेल्स होते हैं ना, ये हेयर सेल्स, ये आप देखें, ये हेयर सेल्स बेंड करते हैं। एंड बेंडिंग ऑफ दीज हेयर सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। अगर ये हेयर सेल्स बेंड ना करें ना तो हम सुन नहीं सकते। ठीक है, सो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो चैम्बर्स होते हैं हमारे कोक्लिया के, स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी, इनके अंदर बेसिकली ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होते हैं। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है, तो हम कहेंगे बेसिकली हेयर सेल्स होते हैं। एंड वो जो हेयर सेल्स होते हैं ना, वो एक मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। ये मेम्ब्रेन आप देख रहे हो पिंक में, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसिलर मेम्ब्रेन।
दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसिलर मेम्ब्रेन। इट मीन्स दैट जब हम बहुत डिटेल में हियरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो हम हमेशा कंसर्न करते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई से, इन हेयर सेल से, एंड साथ में हम इस बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ भी कंसर्न करते हैं, बिकॉज जो हमारे हेयर सेल्स होते हैं ना, ये अटैच होते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो अगेन दिस थिंग इज रिटन हियर आल्सो। इनर ईयर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक कोक्लिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड दूसरा वेस्टिबुलर apparatus विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग। सबसे पहले कोक्लिया के ऊपर आते हैं ना, कोक्लिया दिस इज हियरिंग ऑर्गन। ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। And इसके अंदर 3 फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, एंड दीज चैम्बर्स आर स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनी, ठीक है। एंड इनके अंदर इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, दीज आर दी बेसिलर मेम्ब्रेन, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। सेंसरी ऑर्गन में हमारे पास ऑर्गन ऑफ कोटाई आते हैं, जिनके ऊपर हेयर सेल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग पर्पज। हमारे इनर ईयर का जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज द वेस्टिबुलर apparatus विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इक्विलिब्रियम। इसके अंदर हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, यूट्रिसल एंड सैक्यूल होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ द एंगुलर मूवमेंट और रोटेशनल मूवमेंट। यूट्रिसल एंड सैक्यूल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए देयर आर द यूट्रिसल एंड सैक्यूल। उसके बाद वेस्टिबुलर apparatus पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा आई मूवमेंट्स को। अच्छा, तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है, कि हियरिंग का मैकेनिज्म कौन सा होता है, ठीक है। सबसे पहले जैसे साउंड की करेक्शन होती है, देन वो वाइब्रेशन ट्रांसमिट होती हैं, देन कोक्लिया के अंदर फ्लूइड की मूवमेंट होती है, देन बेसिलर मेम्ब्रेन की मूवमेंट होती है, ठीक है, हेयर सेल्स की एक्टिवेशन होती है, इससे क्या होता है। सो ऑल दीज थिंग्स नाउ वी आर डिस्कसिंग, बट ये चीज़ हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं पहले। अच्छा, तो अभी आप देखें, सबसे पहले दिस इज़ अवर एक्सटर्नल ईयर, यहाँ से साउंड वेव्स आती हैं, ठीक है। पिना क्या करती है, उन साउंड वेव्स को कलेक्ट करती है, एंड वो आफ्टर पिना जो हमारे बेसिकली साउंड वेव्स है ना, वो एक्सटर्नल अकस्टिक मीडियस में जाते हैं, एक्सटर्नल अकस्टिक मीडियस में जाते हैं। अच्छा, देन वो जो साउंड वेव्स हैं, इनकी वाइब्रेशन देन जाती है कहाँ पे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम के ऊपर, एंड वो वाइब्रेशंस बेसिकली हिलाती है हमारे ईयर ड्रम को। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है ना, देन वो वाइब्रेशंस ट्रांसमिट होती हैं टुवर्ड्स द ईयर ऑसिकल्स, एंड ईयर ऑसिकल्स उन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई भी करता है, ईयर ऑसिकल्स उन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई भी करता है। अच्छा, देयर आर 3 बेसिकली ईयर ऑसिकल्स, देयर आर मैलस, देन बेसिकली इनकस, एंड थर्ड वन दिस इज बेसिकली स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, जब साउंड वेव्स ईयर ड्रम से ईयर ऑसिकल्स की तरफ आती हैं, ईयर ऑसिकल्स भी वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इनकी वाइब्रेशन से ये जो दरवाज़ा है ना, दिस इज द मिडल ईयर, बिकॉज यू नो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ईयर ऑसिकल्स दे आर द पार्ट ऑफ मिडल ईयर। अब यहाँ पे हमारा मिडल ईयर खत्म हो गया, अब हमारा इनर ईयर स्टार्ट हो गया। तो मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर के बीच में दरवाज़ा होता है, जिसको कहते हैं ओवल विंडो। क्या कहते हैं, दिस वन दैट इज नोन एज ओवल विंडो, दिस इज मार्क्ड हियर आल्सो, दिस इज द ओवल विंडो। तो ईयर ऑसिकल्स की वाइब्रेशन से एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ईयर ऑसिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से जो दरवाज़ा है मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर, वो दरवाज़ा खुल जाता है। जब दरवाज़ा खुल गया ना, तो इट मीन्स दैट नाउ जो वाइब्रेशंस हैं वो ट्रांसमिट होंगी फ्रॉम मिडिल ईयर टू द इंटरनल ईयर। अच्छा, यू नो कि भाई इंटरनल ईयर में व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, दैट इज हियरिंग। हियरिंग के लिए जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज द कोक्लिया। अच्छा, अब होता क्या है कि जब ये दरवाज़ा खुल जाता है, ओवल विंडो, ओवल विंडो नाम आपने याद रखना है। अगर आपसे वाइवा के अंदर पूछा जाए कि भाई हमारे बेसिकली मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर के दरमियान में कौन सा दरवाज़ा होता है, तो आप कहेंगे दैट इज द ओवल विंडो। तो इन वाइब्रेशंस की वजह से जब ये दरवाज़ा खुल गया ना, तो अब वो वाइब्रेशंस आ जाएंगी कहाँ पे, कोक्लिया में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोक्लिया क्या है, दैट इज द फ्लूइड फिल्ड चैम्बर या फ्लूइड फिल्ड बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर। कोक्लिया के अंदर फ्लूइड होता है। तो अब होता क्या है कि जब ये वाइब्रेशंस हमारे इंटरनल ईयर में या कोक्लिया में आती है ना, तो इन वाइब्रेशंस की वजह से जो कोक्लिया के अंदर फ्लूइड है ना, फ्लूइड मूव करता है, ठीक है, ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड वेव्स की वाइब्रेशंस की वजह से जो कोक्लिया के अंदर फ्लूइड है वो फ्लूइड मूव करता है, एंड फ्लूइड की वजह से वेव्स जनरेट होती हैं, दीज आर नोन एज फ्लूइड वेव्स, दीज आर नोन एज फ्लूइड वेव्स। तो इट मीन्स दैट कि ड्यू टू वाइब्रेशन कोक्लिया के अंदर फ्लूइड वेव्स जनरेट होती हैं। अच्छा, अब होता क्या है, ड्यू टू वाइब्रेशंस ड्यू टू फ्लूइड वेव्स कोक्लिया के अंदर बेसिकली क्या होता है, यू नो कि कोक्लिया के अंदर हमारे बेसिकली होते हैं ऑर्गन ऑफ कोटा, एंड यू नो कि ऑर्गन ऑफ कोटा मौजूद होते हैं बिटवीन दी चैम्बर्स ऑफ कोक्लिया, एंड दीज चैम्बर्स वर व्हिच वन, दीज वर द स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। तो स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनी के दरमियान में जो ऑर्गन ऑफ कोटा थे, ठीक है, उनके ऊपर जो हेयर सेल्स है ना,
इस फ्लूइड की मूवमेंट की वजह से जो हेयर सेल्स हैं वो बेसिकली बेंड होते हैं। अब यहाँ पे देखें आप डिटेल में, दिस वन, दिस इज आवर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई मौजूद है एक मेम्ब्रेन के ऊपर, जिस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, बेजलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें मौजूद कहाँ पे है, कोकला के अंदर। तो हम यहाँ पे बेसिकली कोकला को थोड़ा सा एम्पलीफाई करके देख रहे हैं। तो बेसिकली ये बेजलर मेम्ब्रेन है, बेजलर मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा ऑर्गन ऑफ कोर्टाई मौजूद है। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर क्या मौजूद है, दीज आर दी हेयर सेल्स। तो जब इस कोकला के अंदर फ्लूइड वेव्स जनरेट होती है ना, तो उन फ्लूइड वेव्स की वजह से जो हेयर सेल्स है ना, वो हेयर सेल्स होते हैं बैंड। जब हेयर सेल्स बैंड होते हैं ना, तो अब हियरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब सवाल ये है कि भाई हेयर सेल्स की बैंडिंग की वजह से ऐसा क्या होता है, क्या बेसिकली जो हमारा बेसिकली हियरिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। देखिए, जब हेयर सेल्स बैंड होते हैं तो इससे ये होता है कि जो आयन चैनल्स होते हैं ना, यहाँ पे बेसिकली आयन चैनल्स वो हो जाते हैं ओपन। जब हेयर सेल्स की बैंडिंग होती है तो इससे आयन चैनल्स हो जाते हैं ओपन। जब आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं ना, तो देन हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो जनरेट हो जाता है। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे कोक्लियर नर्व में जाएगा, एंड कोक्लियर नर्व उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमारे जो बेसिकली ऑडिटरी कॉर्टेक्स है ब्रेन का, वहाँ तक सेंड करेगी, वहाँ तक डिलीवर करेगी। देन हियरिंग जो है ना हमें परसीव होगी। अब हम जाते हैं बेसिकली ऑडिटरी पाथवे के ऊपर। दिस थिंग इज रिटन हियर, जो मैंने आपको डायग्राम में समझाई थी। ठीक है, सेम थिंग्स आर रिटन। मैं इसको ज़्यादा मज़ीद रीड नहीं कर रहा, इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लेके चल रहा हूँ। तो अभी हम बात करते हैं ऑडिटरी पाथवे। ऑडिटरी पाथवे मीन्स के कि जो हमारा बेसिकली साउंड है ना, वो अब बेसिकली कोक्लियर नर्व से, विच इज़ द नर्व ऑफ हियरिंग, इससे साउंड ब्रेन तक या ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक कैसे पहुँचता है। ठीक है, कोक्लियर नर्व से साउंड ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक कैसे पहुंचता है। नाउ दिस इज स्टेप विच वी हैव टू डिस्कस। ठीक है, एंड इसके लिए अगेन हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो अभी आप देखें ऑडिटरी पाथवे को, थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब दिस इज क्लियर। देखिए, दिस इज अवर ईयर। ठीक है, यहाँ से बेसिकली आपको पता है कि साउंड की कलेक्शन वगैरह होती है, सारी चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो अब देखिए मेन जो हियरिंग का पार्ट है, दैट इज विच वन, दैट इज दी कोक्लिया, जो आपको नजर आ रहा है ना, कोक्लिया। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ हियरिंग, एंड आई हैव टोल्ड यू कभी कोक्लिया के अंदर ऐसा क्या जादू होता है क्या, जिसकी वजह से दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। तो आई हैव टोल्ड यू कभी कोक्लिया के अंदर होते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ठीक है, एंड ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की वजह से हियरिंग होती है। अब सवाल है कि भाई ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के अंदर क्या होता है, तो आई हैव टोल्ड यू कि भाई ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के अंदर होते हैं हेयर सेल्स। हेयर सेल्स की होती है बैंडिंग। जब हेयर सेल्स की बैंडिंग होती है तो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जो आयन चैनल्स है ना वो ओपन हो जाते हैं। जब वो आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं ना, तो जो हमारा सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट, पहले हमारा मैकेनिकल वाइब्रेशंस आई थी या मैकेनिकल सिग्नल, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी कौन करता है, कोक्लियर नर्व। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कोक्लियर नर्व इज एर्थ क्रेनियल नर्व। नो, कोक्लियर नर्व हमारी एर्थ क्रेनल नर्व नहीं है, एर्थ क्रेनल नर्व है वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। तो उस वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व का पार्ट है हमारी कोक्लियर नर्व। ठीक है, तो जो हमारा सिग्नल अल्टीमेटली वो कहाँ पे आ जाएगा, कोक्लियर नर्व में आ जाएगा। अब सवाल है कि भाई कोक्लियर नर्व किस तरह से फर्दर ब्रेन तक ये सिग्नल ट्रांसमिट करेगी। अच्छा, सबसे पहले होता क्या है कि जो कोक्लियर नर्व है ना, ये जाके साइनेप्स करती है कोक्लियर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ, कोक्लियर न्यूक्लियाई के साथ ये जाके करती है साइनेप्स। यहाँ पे देखें, दिस इज द डॉर्सल कोक्लियर न्यूक्लिया एंड दिस इज द वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लिया। तो इनके साथ आके हमारे जो कोक्लियर नर्व है ना, ये बेसिकली करती है साइनेप्स, एंड इससे जो सिग्नल है वो फर्दर ऑन मूव करता है। देन उसके बाद जो हमारा सिग्नल है, अच्छा, कोक्लियर न्यूक्लिया ये कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर। यहाँ पे देखें मेडुला, एंड यू नो के मेडुला इज सॉरी दिस इज ब्रेन स्टेम। ठीक है, देन जो हमारा सिग्नल है वो बेसिकली जाता है कहाँ पे, बेसिकली हमारा सिग्नल जाता है दिस वन पार्ट दैट इज नोन एज सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स में जब सिग्नल जाता है ना, तो वहाँ से बेसिकली एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज साउंड लोकलाइजेशन। इस पार्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि जो साउंड है वो किस साइड से आया है, लेफ्ट से आया है या राइट से आया है। ठीक है, तो आफ्टर कोक्लियर न्यूक्लियाई which are two in number, dorsal and ventral, देन वो सिग्नल जाता है किसमें, सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स में। सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स के बाद जो हमारा सिग्नल है वो देन जाता है लेटरल लेमनिस्कस में अंदर। ठीक है, लेटरल लेमनिस्कस व्हिच इज प्रेजेंट इन द पोन्स। ठीक है, तो लेटरल लेमनिस्कस के बाद जो हमारा सिग्नल है वो अल्टीमेटली जाता है बेसिकली मिड ब्रेन के अंदर। एंड मिड ब्रेन में जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हमारा सिग्नल जाता है दैट इज द इंफीरियर कोलेस्क्यूलस। इंफीरियर कोलेस्क्यूलस जहाँ पे हमारा सिग्नल जाता है। तो आफ्टर मिड ब्रेन जो हमारा सिग्नल है वो अल्टीमेटली जाता है थैलेमस के अंदर, एंड थैलेमस में एक इंपॉर्टेंट बॉडी होती है जिसको कहते हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी सिर्फ क्या करती है, ये जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है ना,
उसको सेंड करती है अप टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स। सो दिस इज अ सीक्वेंस जो हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो फॉलो करता है। जब वो सिग्नल हमारी कोक्लियर नर्व में आता है तो सबसे पहले कोक्लियर नर्व, देन वो सिग्नल जाएगा कोक्लियर न्यूक्लियाई में। कैसे जाएगा? जब हमारी कोक्लियर नर्व साइनेप्स करेगी इन कोक्लियर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। देन सिग्नल जाएगा सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स के अंदर। आफ्टर सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स हमारा सिग्नल जाएगा लेटरल लेमनिस्कस के अंदर। ये हमारा हाईवे जस्ट ये सिग्नल को पास ऑन करेगा, ठीक है। आफ्टर लेटरल लेमनिस्कस हमारा सिग्नल जाता है इंफीरियर कोलेस्क्यूलस के अंदर। इंफीरियर कोलेस्क्यूलस जो है बेसिकली ये साउंड का रिफ्लेक्स जनरेट करता है। साउंड का रिफ्लेक्स जब हम मतलब बहुत तेज आवाज सुनते हैं तो हमें बेसिकली थोड़ा रिफ्लेक्स फील होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंफीरियर कोलेस्क्यूलस। आफ्टर इंफीरियर कोलेस्क्यूलस जो हमारा बेसिकल सिग्नल है वो जाता है थैलेमस के अंदर। एंड थैलेमस में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ये आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के बाद जो सिग्नल है हमारा वो बेसिकली जाएगा ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, जहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे इंटरप्रिटेशन होती है, हमें पता चलता है कि भाई साउंड किस टाइप का है। कोई म्यूजिक है, ठीक है, या कोई बंदा बोल रहा है, ठीक है, कोई मतलब रिसाइटेशन है कुरान पाक वगैरह की, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर डिटेक्टिंग इन दी फाइनल डेस्टिनेशन व्हिच इज बेसिकली द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जिसमें सिग्नल कौन लेके आता है? मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि भाई इसका नाम आपने लाजमी याद रखना है, किसका? मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। तो अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए कि भाई ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक सिग्नल कौन कैरी करता है या कौन देता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स को सिग्नल, तो हम कहेंगे दैट सेकंड लास्ट पार्ट इज द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी व्हिच इज प्रेजेंट इन द थैलेमस। सो दीज थिंग्स आर रिटन हियर। सबसे पहले हमारी कोक्लियर नर्व व्हिच इज द पार्ट ऑफ वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व व्हिच इज द एट cranial nerve। देन सिग्नल जाएगा किसमें? कोक्लियर न्यूक्लिया में व्हिच इज प्रेजेंट इन द मेडुला। देन हमारा सिग्नल जाएगा किसमें? सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर बाइनेरुलर इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा सिग्नल जाएगा लेटरल लेमनिस्कस के अंदर, इंफीरियर कोलेस्क्यूलस के अंदर। उसके बाद सिग्नल जाएगा हमारी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में। देन हमारा सिग्नल जाएगा किसमें? ऑडिटरी कॉर्टेक्स के अंदर। अभी हम लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ऑडिटरी पाथवे, ठीक है। जो हमारा साउंड कोक्लियर नर्व से जा रहा है अप टू द ब्रेन, तो उस फीचर्स के कुछ इंपॉर्टेंट उस पाथवे के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं? यहाँ पे तो सिर्फ 2 लिखे हुए हैं, ठीक है, सिर्फ 1 लिखा हुआ है बल्कि, बट देयर आर 4 to 5 व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, जो आपके टाइटन के भी पार्ट है। दैट्स व्हाई लास्ट में ये चीज़ डिस्कस करूँगा। तो अब यहाँ पर देखें आप, देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ऑडिटरी पाथवे, ठीक है। सबसे पहला जो फीचर है इट इज़ दैट इज़ द बायलेटरल रिप्रेजेंटेशन। जो हमारी ऑडिटरी पाथवे है इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है बायलेटरल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि जो साउंड वेव्स हैं ना वो बेसिकली दोनों हेमिस्फीयर में जाती हैं। इट मीन्स दैट कि जो बेसिकली राइट ईयर से साउंड वेव्स आई हैं ना तो वो ब्रेन के दोनों पार्ट्स में जाएंगी, राइट हेमिस्फीयर में भी, उस राइट में भी एंड लेफ्ट में भी। अगर कोई लेफ्ट साउंड से साउंड वेव्स आई हैं ना तो वो भी दोनों हेमिस्फीयर में जाएंगी। तो इससे ये होगा कि अगर हमारा एक ईयर डैमेज भी हो जाएगा ना तो इससे ये होगा कि दूसरे ईयर के थ्रू हम सुन सकते हैं, हमारी कंप्लीट डीफनेस नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटरी पाथवे कि हमारा ऑडिटरी पाथवे जो साउंड वेव्स है ना वो ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर तक ले जा रहा है। अगर ऐसा होता कि बेसिकली राइट ईयर की साउंड वेव सिर्फ राइट हेमिस्फीयर में जाती है, लेफ्ट ईयर की साउंड वेव सिर्फ लेफ्ट हेमिस्फीयर में जाती है, तो इससे प्रॉब्लम हो सकता था। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो बेसिकली साउंड वेव्स है ना चाहे वो किसी भी ईयर से आई है वो दोनों हेमिस्फीयर में जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे ऑडिटरी पाथवे की, इट इज़ दैट कि क्रॉसिंग डेसी और डेक्यूसेशन। क्रॉसिंग डेक्यूसेशन का मतलब ये होता है कि जो साउंड वेव जब ये फाइबर्स या कोक्लियर नर्व कैरी करती है ना तो वो फाइबर्स कुछ ऐसी होती है जो सेम साइड में जाती है, कुछ ऐसी होती है जो अपोजिट साइड में जाती है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा ब्रेन है ना वो साउंड की लोकेशन को डिटेक्ट कर सकता है कि साउंड किस जगह से आ रहा है, ठीक है। हमें पता चलता है ना कि भाई हम अगर किसी जगह पे खड़े हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि भाई जो हमारा साउंड है वो हमारे लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, या आगे से आ रहा है, या पीछे से आ रहा है। सो दैट लोकेशन ऑफ साउंड इज आल्सो डिटेक्टेड बाय दिस अवर ऑडिटरी पाथवे। उसके बाद बेसिकली इस ऑडिटरी पाथवे में मल्टीपल साइनेप्सेस होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस मल्टीपल साइनेप्सेस से ये होता है कि जो हमारा साउंड है इसका कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है, साउंड बीच में थोड़ा सा मतलब पास लेता है, ठीक है, स्टॉप लेता है, प्रॉपर इससे प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बेसिकली ऑडिटरी पाथवे। इसमें सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स होता है, दिस इज द मेन साउंड लोकलाइजर। साउंड का डायरेक्शन जो मेन डिटेक्ट करता है दैट इज द सुपीरियर ओलिवरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑडिटरी पाथवे जिसकी वजह से हम साउंड का डायरेक्शन भी डिटेक्ट कर सकते हैं।